दोस्तों, मैं हूँ सूरज भारती और स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति का पहला भाग कंप्लीट कर चुके थे। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे के लेक्चर जाकर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का दूसरा भाग, जिसमें पढ़ना है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कौन कौन सा वीटो शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित वीटो शक्तियाँ प्राप्त है जिनका वास्तव में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। यानी कि राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति दिया गया है वो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो कौन कौन सा है। पहला है आत्यांतिक वीटो, जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देते हैं तो ऐसे शक्ति को ही आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। मतलब किसी विधेयक को मान लीजिए संसद के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन राष्ट्रपति ने उस पर सहमति नहीं दी, उसी को हम लोग कहते हैं आत्यांतिक वीटो। इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति गैर सरकारी विधेयक पर करते हैं, लेकिन सरकारी विधेयक पर इसका प्रयोग तब किया जाता है जब विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति आने से पहले सरकार गिर जाए और नई सरकार बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इससे स्वीकार नहीं करने के लिए कहता है। देखिए क्या होता है कि अगर गैर सरकारी विधेयक कहने का मतलब हुआ कि जो विपक्ष के नेता है, अगर वो कोई विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उसको राष्ट्रपति चाहे तो रोक कर रख सकता है। और सरकारी विधेयक मतलब हुआ जो जिसकी सरकार अभी चल रही है, लेकिन उसे भी रोक सकता है। कब? जब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति अनुमति देता उससे पहले ही सरकार गिर गई, और जब नया प्रधानमंत्री बना तो उसने राष्ट्रपति से उस विधेयक को स्वीकार नहीं करने के लिए कहा, तो ऐसे में उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग आत्यांतिक वीटो कहते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, जिसको सस्पेंशन वीटो भी कहा जाता है। ये क्या होता है? तो कहता है संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होता है बल्कि उसका निलंबन होता है। क्या होता है? निलंबन। इसे ही निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबन को हिंदी में हम लोग देरी कह सकते हैं। तो कहता है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, एक बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। तो इसमें क्या होता है, विधेयक समाप्त नहीं होता बल्कि उसमें समय लग जाता है, थोड़ा अधिक समय लगता है, जो देरी हो जाती है। इसी को कहते हैं निलंबनकारी वीटो। इस वीटो का प्रयोग पहली बार राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जो थे उन्होंने किया था। किस लिए? तो संसद सदस्यों के पेंशन संबंधी विधेयक पर। किस पर? संसद सदस्यों के पेंशन संबंधी विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। और दूसरे राष्ट्रपति थे वो APJ अब्दुल कलाम थे, इन्होंने भी इसका प्रयोग किया था। किसका? निलंबनकारी वीटो का। संसद सदस्यों के अयोग्यता निवारण विधेयक 2005 में जो आया था उस पर निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। तीसरा है जैविक वीटो, जिसको हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अस्वीकार करते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो ऐसी स्थिति में विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे ही राष्ट्रपति का जैविक वीटो कहते हैं। यानी कि मान लिया जाए संसद के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति ना तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा और ना ही उसको अस्वीकार करेगा, बस अपने पास सिर्फ रख लेगा, रखे ही छोड़ देगा। तो ऐसे विधेयक को वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग जैविक वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। इस वीटो शक्ति का प्रयोग पहली बार राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। कौन राष्ट्रपति किए थे? ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में इसका प्रयोग किया था। किसका? जैविक वीटो का। अब राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार है जो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत दिया गया है। क्या है? तो कहता है राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए गिरफ्तार या कारावास नहीं किया जा सकता। जब तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर है उसको ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही कारावास किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, मतलब किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आपराधिक, ये सिविल केसेस नहीं बोल रहा है, आपराधिक बोल रहा है, क्रिमिनल नहीं बोल रहा है। राष्ट्रपति अपने पद के क्रिमिनल केसेस के बारे में बोल रहा है, सिविल केसेस के बारे में नहीं बोल रहा है। राष्ट्रपति अपने पद के पहले या बाद में किए गए किसी कार्य के लिए सिविल कार्रवाई तब तक नहीं चलाई जा सकती जब तक इसकी सूचना 2 महीने पहले न दी गई हो। मतलब राष्ट्रपति अगर मान लीजिए पद पर रहते हुए कोई कार्य किया तो उस पर सिविल कार्रवाई भी नहीं चलाई जाएगी। कब तक? 2 महीना तक। उससे पहले क्या करना होगा? 2 महीना पहले उसको सूचना देना होगा, उसके बाद कार्रवाई कर सकते हैं। कैसी कार्रवाई? सिविल कार्रवाई, जबकि आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अन्य कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे
अनुच्छेद 143 के आधार पर कहता है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, लेकिन उसके कर सकता है यदि किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर विधि या तथ्य का प्रश्न हो तो। मतलब अगर राष्ट्रपति को लगे कि किसी सार्वजनिक महत्व के विषय या विधि पर या तथ्य पर कुछ डिस्कशन करना है, तो परामर्श करना है, तो वो राष्ट्रपति से ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 145 के अनुसार कहता है उच्चतम न्यायालय अपने न्यायालय के कार्यों को चलाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कानून बना सकता है। क्या बोला? 145 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से अनुमति लेकर अपने न्यायालय के कार्यों को चलाने के लिए कानून बना सकता है। ये 145 कहता है। अनुच्छेद 160 में कहा गया है किसी आकस्मिक या विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के लिए विशेष व्यवस्था राष्ट्रपति कर सकता है। क्या कहता है कि किसी आकस्मिक या विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य के लिए विशेष व्यवस्था राष्ट्रपति कर सकता है। फिर कहता है यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, कार्य के लिए आयु इत्यादि से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, भाषा आयोग की रिपोर्ट, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करवाता है। कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है। अनुच्छेद 103 के अनुसार भ्रष्ट आचरण के कारण निर्वाचन में कोई सांसद अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो कहता है सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे थे? तो राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ये प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं? नीलम संजीव रेड्डी। कितने साल में? 64 साल में। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने कौन है? तो डॉक्टर KR नारायणन। कितने साल में? 76 ईयर्स, मतलब 76 साल 271 दिन में। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी। कार्यवाहक राष्ट्रपति समझते हैं जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तब। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसमें क्या हुआ होगा कि जो राष्ट्रपति है वो भी नहीं होंगे और उपराष्ट्रपति जो है वो भी नहीं होंगे। तो इसमें कार्यवाहक जो उप राष्ट्रपति थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। द्वितीय मतगणना चक्र में विजय होने वाले राष्ट्रपति कौन है? VV गिरी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने गए थे। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए, मतलब पद पर ही थे, वे कार्यभार चल रहा था और उसी में उनकी मृत्यु हो गई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों थे, मुस्लिम नेता ही थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है। कौन है? कोविंद। ये संख्या के क्रम में 16वां है और व्यक्ति के क्रम में 14वां। सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मात्र 1 वर्ष 11 दिन ही अपने पद पर रहे थे। वो राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति थे, तो VV गिरी पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। BD जत्ती पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने। एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे वो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। मतलब पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है कौन है? तो राधा कृष्णन है। इनको क्या कहा जाता है? दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक कहा जाता है। इसे जानते हैं इनके पास कुछ विवेकीय शक्ति भी है। क्या है? तो कहता है राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन परिस्थितिवश कुछ विवेकीय शक्ति प्रदान की गई है। क्या? यदि आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल या नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन इस प्रधानमंत्री को लोकसभा में जाकर विश्वास मत हासिल करना होगा। यानी कि देखिए, कोई भी आम चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन अगर किसी भी दल या गठबंधन वाली सरकार को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या करेगा? किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उस प्रधानमंत्री को लोकसभा में जाकर 6 माह के अंदर विश्वास मत प्राप्त करना होगा। दूसरा है, लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद भी मंत्रिपरिषद इस्तीफा ना दे रहा हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक से मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। क्या बोला? कि अगर मान लीजिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, कैसे होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा नहीं दे रहा हो तो ऐसे में क्या करेगा? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगा। तीसरा है, यदि प्रधानमंत्री का अचानक मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति बहुमत दल के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्या बोला? कि अगर वर्तमान में जो अभी
प्रधानमंत्री या उसकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति बहुमत दल के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। चौथा, जब अनुच्छेद 74 के तहत कहता है सलाह या अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक भेजा जाता है तब राष्ट्रपति अपने विवेक से स्वीकृति दे सकता है। कहता है अनुच्छेद 74 111 के तहत क्या पुनर्विचार करने की अनुमति दिया गया है, तो कहता है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अपने विवेक से उसको चाहे तो स्वीकृति दे सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है या एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ये भी उसकी अपना विवेकीय शक्ति है। किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, जैसे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, राज्यों के राज्यपाल की। केंद्र शासित प्रदेशों में शासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश में अपना प्रतिनिधि भेजता है, जिसे एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भी कुछ आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन कौन? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति। SC/ST आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति। अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति। राज्यसभा आयोग की नियुक्ति, सबकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के कौन पहले क्रम में कौन थे। पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, बाद में बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे, तीसरे हैं जाकिर हुसैन, चौथे हैं वीवी गिरी, पाँचवें हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर वीवी गिरी बने हैं 2 बार, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर BD जत्ती, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभासी पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो अभी कौन है वर्तमान में? रामनाथ कोविंद। संख्या में 16वां और व्यक्ति में 14वां है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज राष्ट्रपति को समाप्त कर लिया है। अगले दिन हम लोग उपराष्ट्रपति करेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें।